कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग, सभी लोग। हेलो मैम। Hello, good evening, ma'am. Good evening, students. गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. Good evening. हेलो गुड इवनिंग मैम। Good evening. गुड इवनिंग। मैम दिसंबर वाले नेट की डेट आ गई ना? हाँ जी जी, ये डेट आ दिसंबर के गई। एग्जाम की डेट आ चुकी है। अब तो अच्छे से लग जाओ तैयार। अब जो लोग कर रहे हैं मैम फर्स्ट पेपर है ना, फर्स्ट पेपर की मतलब अभी मतलब मैं पहली बार ही दूंगी नेट का एग्जाम। अच्छा, हाँ तो फर्स्ट पेपर है ना, मतलब किस तरह से क्या पढ़ा जाए, मैंने ज्वाइन नहीं कर रखा, मैंने सिर्फ हिंदी साहित्य वाला ज्वाइन कर रखा है। आप फर्स्ट अपना पेपर कैमरा का आपके ऑन कर सिलेबस है लीजिए। आपके पास? यस मैम। सिलेबस है आपके पास फर्स्ट पेपर का? सिलेबस है मैम, बुक भी मैंने प्रतियोगिता साहित्य सीरीज वाली ला रखी है। अच्छा, तो हाँ। सबसे पहले तो सिलेबस में आप देखो, मतलब पहली बार दे रहे हो ना, तो हम्म। एक बार पूरा गो थ्रू तो होना पड़ेगा। उसके नोट्स वगैरह, जैसे यूट्यूब पे भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो यूट्यूब यूट्यूब पे वाली भी क्लास तो क्लासेस। मैं आपकी देखती हूँ, आपकी हर्षिता मैम की। हाँ, तो वहां से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और हम्म। बाकी फिर आप ये देख पाओगे कि क्या आपको टफ इस ईयर लगाओ। हम्म। मतलब जितना आप सेकेंड पेपर को टाइम दे रहे हो उतना फर्स्ट पेपर को भी टाइम दो, तो फिर हो जाएगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दूं? अभी से बिल्कुल। डेट आ देखिए, गई है। इसी वक्त पे अब तो आप टाइम कब इतना स्टार्ट बचा है, अब तो करोगे? डेट ही आ चुकी है ना। अरे तो बीच में आपका, मैम वो राजस्थान वाला। अच्छा कोई बात नहीं, अब डेट आ गई ना, तो आपको ये भी एग्जाम देना ही है, तो आप इसमें लग जाओ अगर मतलब निकालना है इस बार का। हाँ हाँ मैम, निकालना ही है, तो काफी दिन हो पेपर वन का गए। पहले तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबके पास होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत हम्म। सारे जैसे उस पे टॉपिक हैं हुए होंगे। तो ये चीज आप जब सिलेबस होगा तब देख पाएंगे। सिलेबस देखा है एक बार भी? मैम वो मैं क्या है सही बताऊं, देखो फर्स्ट पेपर पे ध्यान ही नहीं दिया, सेकंड पेपर हिंदी का ही पढ़ती हूँ मैं। ऐसा मत करो, ऐसा बहुत लोग करते हैं, क्योंकि सेकेंड पेपर हम लोग इतने टाइम से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वो पढ़ रहे होते हैं, तो अब इतना अच्छा लगता है, फैमिलियर हो जाते हैं कि वही पढ़ते रहो। लेकिन इसी चक्कर में फिर गड़बड़ हो जाती है पेपर में। हाँ वही है मैम। मैम मेरा फर्स्ट ग्रेड इसी वजह से रहा था, मेरा फर्स्ट पेपर निकला ही नहीं राजस्थान वाला। अच्छा अच्छा, नहीं तो हाँ, फिर तो ये फिर अब चीज। आपको पता चल गया ना कि आपकी कमजोरी फर्स्ट पेपर है, तो उस पे ज्यादा ध्यान दो। अब सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, तो फर्स्ट पेपर पे ज्यादा ध्यान दो। यस मैम। हाँ, अब उसको अभी से ही करना शुरू कर दो। सेकेंड तो आपका तैयार ही है, जिस तरीके से आप बता रही कि सेकेंड पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट हाँ पेपर पे अभी। फिर है ना वो 40% वाला है ही उसमें। अरे मतलब 4 अटेम्प्ट दे रही हूँ। कमजोर है आपका, टीचिंग मैम एप्टीट्यूड कमजोर वीकनेस है। वीकनेस मेरा फर्स्ट पेपर है। पहले तो मैं उसको पढ़ती ही नहीं थी, ऐसे ही तुक्का लगा देती थी। तो मतलब आराम से 18-20 क्वेश्चन सही हो जाते थे। अब लेकिन पिछले अटेम्प्ट में जून वाले एग्जाम में मैंने पढ़ा था, तो उसमें 24 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, बट हिंदी में मेरे कम हो गए थे। और क्योंकि जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, जनरल कैटेगरी से है, इसलिए मतलब 100 प्लस मार्क्स चाहिए ही जेआरएफ के लिए। हम्म, बिल्कुल, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। खैर, जनरल वालों जी के लिए तो कट ऑफ भी ज्यादा ही जाती है। जी मैम। तो हाँ, जिससे तो फर्स्ट उसमें अगर पेपर आपको आप। हाँ, इस समय में आप बोले। अगर आपको पता चल गया कि भाई आपका फर्स्ट पेपर ही वीकनेस है, तो अब आप उस पे ही ज्यादा काम करो। जी मैम। हाँ, उसको मैम प्रैक्टिस करो डेली। उसके पहले तो उसका सिलेबस कवर करो, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो। और अगर सिलेबस आपको लगता है कि भाई नहीं, मेरा 80-90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब प्रैक्टिस करो उसकी। अब जितना कर लिया है उतना ठीक है। अब 2 ही महीने बचे हैं, तो अब जितना कर लिया है उसकी प्रैक्टिस करो। अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 80% तो भी, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कोशिश करो कि इस 1 महीने में सिलेबस को फटाफट कवर करो, और फिर 1 महीने में पूरी भरपूर प्रैक्टिस करो।
क्योंकि यस आपको चाहे जितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वहां पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसा होता है कि हमको कुछ टॉपिक नहीं भी आता है ना, तो क्वेश्चन देख के, क्योंकि हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया होता है क्वेश्चंस को, कि हमारा दिमाग वैसे ही चलने लगता है और हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके और फटाफट से आंसर निकाल देते हैं, भले उसका आंसर हमको नहीं आवे फिर भी निकाल देते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट के 1 महीने में तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। तो अभी तक सिलेबस को कवर कर लो और लास्ट में सिर्फ 1 महीने में भरपूर प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। यस पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस करो, जितने भी नए क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो, सभी 2019 से लेके 20 से लेके अभी तक जितने भी उस 1 महीने में। यस मैम। हम्म। मैम मेरा डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय में रिसर्च में भी हो गया, पीएचडी में हो गया है, अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा, तो जी फिर मैम। आपका रिसर्च एप्टीट्यूड तो वैसे ही अच्छा होगा फिर तो। यस मैम, मेरा वहाँ रेट के एग्जाम में, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पहला स्थान था गोरखपुर विश्वविद्यालय में। अच्छा। अभी मतलब अभी 2 महीने से, मतलब 2 महीने हुए रिजल्ट आए हुए, अभी हम लोगों का वहाँ मतलब पीएचडी का क्लास चल रहा है। हम्म। यस मैम, तो यही सोच रहे हैं जेआरएफ हो जाता तो अच्छा रहता, फेलोशिप मिलता, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हो पीएचडी। जाएगा। मिल जाएगा, हो जाएगा। आप जो हाँ जो भी लग रहा है ना, फर्स्ट पेपर जैसे आप बता रही वीक है, हो सकता है जी मैथ का पोर्शन वीक हो, या फिर जो भी टॉपिक यस लगते मैम। हैं उनको ही अच्छे से बहुत मेहनत करके पढ़ लो, उनकी नोट्स बना लो, उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके, है ना, जो पिछले जी साल मैम। में आ चुके हैं, जून में आए हैं, मार्च में आए हैं, वो करो, यस ठीक है। और उसको कैसे करना है, पूरी चार चार जो ऑप्शन होते हैं उनको जी सबको देखो कि क्या क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, और जानने की कोशिश करो, या नोट्स अपने बना लो। जब एकदम से यस जब मैम। दिसंबर में एग्जाम आएगा तो उससे पहले आप रिवाइज कर पाओ, तो हो यस मैम। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी टाइम है, आराम से आप लोग मतलब कवर कर सकते हो उसको। यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, और कोई डाउट है आपका? मैम और उसमें क्या होता है, जैसे आपका सेकेंड पेपर क्या हिंदी है? जी मैम। जैसे अगर आप हिंदी का लेते हो तो उसमें पेपर 1 भी दिया होता है, हिंदी का भी दिया होता है। अगर आपको अलग से पेपर 1 की लेगी, यूथ कंपटीशन की भी आती है, वो भी अच्छी बुक होती है, उसमें भी मतलब सोल्यूशन भी नीचे दिया होता है डिस्क्राइब करके, तो वो भी देख सकते हो, और दोनों मीडियम में यूथ होता वाली। है, यूथ कंपटीशन। हाँ हाँ, हाँ, और वो आर हिंदी के लिए गुप्ता। तो ला रखी है मैंने। हाँ, तो उसकी पेपर 1 की भी आती है, और उन्होंने अभी निकाला हुआ है जो आपका मार्च में एग्जाम हुआ था, हाँ उसके हाँ। सारे सेट है उसमें, अलग अलग से उनकी अच्छी आती है बुक्स, तो उससे आप तैयार कर सकते हो। हम्म। हाँ, इससे मैंने पहले मैम एक बार। राजस्थान वाला सेट दिया था हमारे यहाँ। अच्छा, 26 मार्च को था, तो मैंने तो फर्स्ट पेपर में तुक्के ही लगाए थे फिर भी निकल गया तो था। वो पता है, जब मैं तैयारी कर रही थी तब मेरे साथ भी ऐसा, मतलब मेरे साथ तो मेरा तो ये था कि हाँ सारा पढ़ना है जैसे, लेकिन ज्यादातर बच्चों का ऐसा होता है कि अरे पेपर 1 तो कर ही लेंगे, ये माइंडसेट होता है बहुत लोगों का। लेकिन जबकि क्या होता है कि पेपर 1 की वजह से ही आपके मतलब नंबर बढ़ जाते हैं और घट भी जाते हैं बहुत ज्यादा। नहीं मैम, तुक्के तो कहाँ काम करते हैं, कभी कभी करते हैं। तुक्के भी तभी काम करते हैं जब हमको कंसेप्ट पता होते हैं। अब हवा में तो तुक्के भी, 100 लगाओगे 100 में से एक ही काम करेगा आपका। आपके अगर कंसेप्ट पता है ना तो तुक्के भी काम करेंगे, वरना हवा में तो तीर भी नहीं लगेंगे। उसमें क्या हुआ, मुझे मैथ नहीं आ रही थी, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, मैथ मुझे हम्म। नहीं आती, मेरी वीकनेस है, मुझे नहीं आती तो लेकिन मैंने उसमें तुक्के लगाए तो सही हो गए उसमें, और फर्स्ट पेपर निकल गया उसमें। अच्छा। गया है, तो मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ मैम। और मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। अच्छा, करोगी? हाँ मतलब अभी मैं। अच्छा, इग्नू में एडमिशन आपने एमए में लिया है क्या? अच्छा अच्छा, यस ठीक है। यस यस मैम। तो मैंने हाँ, अभी ही लिया है, तो मेरा अभी मुझे कुछ भी पता नहीं, अभी मुझे बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं मिले, कोई स्टडी मटेरियल नहीं टफ है, नो डाउट, क्योंकि हिंदी के टर्म ऐसे होते हैं जो बहुत सारे नहीं समझ में आते हैं, बोलने में कुछ नहीं, बोल लो हिंदी, मिला। हाँ, लेकिन जब बोलने वाली हिंदी और लिखना पढ़ने वाली हिंदी बहुत अलग बहुत है। बहुत अलग बहुत। हो बहुत जाती अलग है। है मैम। तो उसके हम्म। लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने इग्नू में एडमिशन लिया है, ठीक है, उन्होंने कंटेंट कोई नहीं दिया है, जब आपने शायद फॉर्म फिल किया होगा इग्नू का, तो वो लोग पूछते हैं कि आपको कंटेंट सॉफ्ट कॉपी में चाहिए या हार्ड कॉपी में चाहिए, ऐसे फिल करवाते हैं ना उसमें। हाँ, मैंने मैंने हार्ड कॉपी की कहा है मैम। तो अभी तक उधर मैंने आया नहीं, फिल किया। तो आप इग्नू की वेबसाइट है, वहाँ पे सारा कंटेंट वो लोग देते हैं, वहाँ से आप जो भी आपकी हिंदी की बुक्स है एमए की, ठीक है, हम्म। वो उसके पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसके
पढ़ो, उसके नोट्स अपने बनाते रहो, क्योंकि आपका हिंदी अच्छा है तो आप लोग कर भी लोगी, ऐसा नहीं कोई दिक्कत होगी। तो बुक्स की आपकी मेन प्रॉब्लम है, तो वो बुक्स आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। उन्होंने सारा कंटेंट उस पे दे रखा होता है। और बुक्स जो आपकी हार्ड कॉपी की जब आ जाएंगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा तब तक। तो मैम ये जो मैथ्स सॉरी मैम, ये जो एमए का जो हमारा सिलेबस रहने वाला है जी जी। हिंदी का, वो हम्म हमारे आगे के एग्जाम में, जैसे मैं पीएचडी करने के लिए नेट वगैरह एग्जाम जो दूंगी, आगे के कुछ भी स्टेप्स में करूंगी आफ्टर हम्म मास्टर, तो हम्म। उसमें ये काम आएगा, ये बिल्कुल काम पढ़ा आएगा, हुआ अभी? बिल्कुल काम आएगा। नहीं, बिल्कुल काम आएगा। अगर आप अभी से बहुत आपके दिमाग में ये है कि नेट करना है, तो अभी से जितनी भी बुक्स हैं इग्नू की, अभी से आपकी तैयारी करनी है, तो वेबसाइट से आप देख के नोट्स बनाओ। ऐसा एक है ना, एक बुक है आपका बंटी। जी। हाँ, तो ये सब जो मैंने पढ़ा है मैम, वो मुझे याद है, उन सबकी स्टोरी मुझे याद है। और वो मैंने जब सिलेबस मैम ने, अंतिमा मैम ने सिलेबस हमारे दिया था, उसमें मैंने वो डिटेल चेक किया। उसमें मैंने कहीं कहीं देखा कि गोदान, आपका बंटी, ये सब भी हैं हमारे सिलेबस में, नेट वाले सिलेबस में आई थिंक। तो उनका मतलब कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो, कुछ एक आइडिया बताती हैं मैम? अंतिमा मैम बताइए। देखो, टेक्स्ट की अगर बात करें तो टेक्स्ट के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो ऑलरेडी पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आपके पास अगर दिसंबर वाले नेट की बात करें तो टेक्स्ट पढ़ने का समय तो है नहीं। ठीक, तो आपने काम करना है, बैक ईयर के पेपर उठाओ और पहले तो जो टेक्स्ट लो उसका प्रॉपर इंट्रो लिख लो अपने पास कि जैसे जो वो टेक्स्ट है वो किस सन में आया, उसके कौन से पात्र हैं, उसके बारे में अगर किसी राइटर ने कुछ बोला है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जिस जिस भी गाइड बुक किताब जिसमें मिल रही है वो लिखो। और उसके बाद से देखो कि उस टेक्स्ट पे अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक, उसको एक अलग से उसको पॉइंट आउट करना शुरू कर दीजिए। टेक्स्ट की समरी पढ़ सकती हैं तो समरी पढ़िए। ओके, क्योंकि नॉर्मली जैसे जो पुस्तक है, जैसे आपका बंटी में एक नॉर्मली पूछ लेगा, कभी कभी उसमें तो अब तक जो प्रश्न पूछे जाते थे बहुत इजी वे में पूछे जाते थे कि पात्र कौन है उसमें, बच्चे का क्या नाम है, या उसकी मदर है कहाँ है। इस तरह से कुछ राइटर ने स्पेसिफाई कुछ कहा है स्पेशली कैरेक्टर के बारे में, क्या राजेंद्र यादव जी ने कुछ कहा है उसके बारे में, तो इस तरह के सेंटेंस सीधे सीधे पूछ लेता है। ठीक, राइटर के बारे में सीधे सीधे पूछ लेगा, मन्नू भंडारी के बारे में, राइटर के बारे में पूछ लेता है कि कंटेंट में राइटर ने क्या उस अपने कंटेंट को लेकर कोई बयान दिया है। और काफी हद तक कई दफा जो आपका टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट के पहले जो प्राकथन होता है उसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कई दफा लेखक जो अपने विचार होते हैं ना उसी में देते हैं उसका अपने टेक्स्ट के बारे में, और वो भी उठा के पूछ लेता है कि इन्होंने इनके बारे में क्या कहा है या कैसे कहा है। तो अगर प्राकथन है और लास्ट का जो पेज है, ये दोनों तो आप जरूर देख लीजिए अगर आपके पास टेक्स्ट है तो। यदि टेक्स्ट नहीं है, अभी भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ये 3-4 काम तो आप कर लो। पहले समराइज जो एक इंफॉर्मेशन उस बुक के बारे में, राइटर के बारे में और उसके कंटेंट के पात्रों के बारे में, किस काल सीमा, अभी जब मैं उसको पढ़ाऊंगी उसमें भी डिटेल में आपको बताऊंगी कि इस टेक्स्ट से क्या क्या कंटेंट आपको लेना जरूरी है। और उसके बाद अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस टेक्स्ट से रिलेटेड, उसको उसकी क्वेश्चन की एक तरफ समरी तैयार कर लो। अभी दिसंबर तक के एग्जाम के लिए आप इतना ही कर सकते हो। ठीक, बाकी समरी अगर आपको कहीं से मिल रही है तो आप समरी इसको देख लीजिए एक बार। मैम मैं तो मई का देने वाली हूँ ना पेपर। पढ़ते रहिए, आपके पास समय है कि आप टेक्स्ट भी पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट पढ़ो और उसको नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद भी आपको पीवाईक्यू में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस टेक्स्ट से रिलेटेड, उसकी सूची तैयार करनी ही है। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। चलिए, ओके। प्रियंका म्यूट है आपका माइक। और किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर अंतिमा मैम से डायरेक्ट पूछना है उनसे भी पूछ सकते हैं हम लोग। हेलो अंकिता, आप कुछ पूछ रही हो? यस मैम, जी बोलो। मेरा नाम अंकिता है और मेरा 3rd सेम चला है अभी, और मैंने दिसंबर का नेट का पेपर देना है। मैम मेरा क्वेश्चन ये था,
उपन्यास हैं, परीक्षा गुरु है और भी कुछ बड़े-बड़े उपन्यास हैं। तो मेरा ये पूछना था मैम से कि अभी कम समय बचा है, तो हम इनको कैसे पढ़ें? टेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ, अभी मैंने टेक्स्ट पर ही बात करी है कि टेक्स्ट जो है अभी आपको दिसंबर के लिए पढ़ने का समय नहीं है। आपने सब टेक्स्ट नहीं पढ़े हो तो आप उतने मोटे मोटे टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। आपने समरी, अगर टेक्स्ट की समरी आपके पास है, कहीं समरी लिख सकते हो जी, ठीक है। तो टेक्स्ट की समरी पढ़िए। टेक्स्ट का जितना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जितना आपके पास हो सकता है, जैसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप चाहे तो हिंदी गद्य का इतिहास है उसमें से भी ले सकते हो। कुछ पुस्तक है गोपाल राय के जो है पुस्तक है, उसमें से भी आपको उसका जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उस टेक्स्ट के बारे में वो मिल सकता है। और उसके अलावा PYQ के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अभी आप एक एक पेज पे, और ये काम आपको करना पड़ेगा हर टेक्स्ट से रिलेटेड एक पेज पर आप खुद उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेकर के बनाइए, ठीक है। अभी के लिए आपको यही करना है, पूरा टेक्स्ट पढ़ने का टाइम अभी नहीं है, ठीक। बाकी हम अपने क्लासेस में कोशिश करेंगे कि आपको सभी टेक्स्ट की एक शॉर्ट समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसमें बनते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। नमस्ते मैम। और मैम मुझे ये पूछना है, जो हिंदी का सेकंड पेपर है तो उसके लिए कैसे तैयारी करें? मतलब अभी जो 2 अटेम्प्ट हुए, एक मार्च का पेपर और जो जून वाला, उसमें ना बहुत ज़्यादा टफ आ गया है। अभी सिलेबस पूरा ऐसा लगता है चेंज हो गया है, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें? मैम वॉइस क्लियर आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। Yes, मैम। तो जो हिंदी का पेपर है उसके लिए कैसे? हिंदी का पेपर में क्या क्वेश्चन था आपको, फिर से आप बोलिए किससे? मैम ये है कि जैसे कि अभी जो मार्च में पेपर हुआ था नेट का और जो भी जून में हुआ, उसका पेपर ना मतलब जो सिलेबस है ऐसा लगता है बिल्कुल हटके आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ। तो उसके लिए अलग हाँ, से कोई बुक है या ठीक फिर है। जी हिंदी का जो पेपर है सिलेबस से हटके तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस हिंदी साहित्य का इतिहास अगर कहीं लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास केवल ये एक लाइन लिखी गई है, हिंदी साहित्य का इतिहास पाश्चात्य भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र, तो दैट्स इट। इतना आपका सिलेबस में आयोग UGC उसके अंतर्गत कुछ भी पूछने को स्वतंत्र है। तो आपका हो सकता है यूनिट 6 से 7 से, हाँ पेपर टफ हो रहा होगा क्योंकि अभी प्रॉपर कंबाइंड हो सकता है, तैयारी में कमी हमारी ही होगी, ठीक है। पेपर का लेवल, नेट का पेपर का लेवल हमेशा बहुत अच्छा होता है, और इसके आपके कुछ मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स ये भी हैं कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको उसके बाद कोई भी एग्जाम उतना टफ नहीं लगेगा। आप नेट क्वालिफाई कर लो अच्छे नंबर से, गारंटी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर 1 साल के अंदर आप निकालोगे, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे हो जाती है। तो पेपर का लेवल तो अच्छा है, टफ इसलिए है क्योंकि हमारी अभी तैयारी अभी बची है ना, हमारी तैयारी में थोड़ी सी कभी कहीं ना कहीं तो कमी है, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे वो हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हो, वो तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ही होगी। अभी जो हमारे पास समय बचेगा, जैसे आप सितंबर भर अपनी क्लासेस कर लीजिए, उसके बाद हो सकता है हाफ अक्टूबर अपनी क्लासेस कर लीजिए, उसके बाद तो आपको रिवीजन करना है, बहुत रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए, ताकि आपकी जो देखो गलतियां नहीं होनी चाहिए आपके क्वेश्चन में, आपको कहीं गलती नहीं करना है। एक प्रश्न की गलती की आप यहाँ पर छूट नहीं रखते हो, आसान क्वेश्चन किसी भी तरह का, ठीक। टफ क्वेश्चन जो आएंगे वो सबके लिए टफ होंगे। टफ क्वेश्चन में आप एक दो गलत कर भी देते हो तो उसके लिए आपको माफी है, आसान क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है। तो अभी तो रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन स्टार्ट करना ही है, वो टफ को अपने ग्रिप में लाने का यही तो टास्क है, ठीक। और हो जाएगा क्योंकि आप इतनी बार ट्राई कर रहे हो। आपको आप खुद सोचो, जब फर्स्ट टाइम आपने पेपर दिया होगा, उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप दोगे, उससे और आज में अंतर है ना। हम जितना तैयारी करते जाते हैं उतना क्लोज आते जाते हैं, ठीक। तो मैम मुझे नेट तो हो गया, लेकिन JRF से रह जाती हूँ बार बार, मतलब JRF से फिर वही तो 2 नंबर 3 नंबर यही तो खेल है, इससे ज्यादा का अंतर ही नहीं होता है। और वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं जो मतलब नहीं होने चाहिए वो हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है,
तो 2 बार नेट हो गया, बट उम्मीद थी जेआरएफ की, लेकिन वो रह गया। नहीं तो जेआरएफ के लिए आप बिल्कुल ट्राई करिए, जब तक आप एलिजिबल है तब तक आप जेआरएफ के लिए तैयार करिए, ठीक है। अदरवाइज जेआरएफ के साथ साथ आप आपको ज्यादा फोकस अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी करना होगा। जेआरएफ इज नॉट जॉब, वो आपको 5 साल की सिक्योरिटी बस देगा ना। जब आप जी। एलिजिबल हो चुके हो किसी कंपटीशन को देने के लिए, आप जॉब के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो, तो आप उसके लिए भी ज्यादा वरीड हो, ठीक है। जेआरएफ तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, क्योंकि अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, जब तक आपका कहीं नहीं होता तब तक आप जेआरएफ के लिए तैयारी करो। और मैं फिर कहूंगी आसान क्वेश्चन गलत कर नहीं होने चाहिए। आप अपने कंपटीशन में इजी क्वेश्चन से ही पीछे होते हो, ठीक। 1 2 3 आसान क्वेश्चन गलत किया तो नेट से बाहर, जेआरएफ से बाहर। तो एक बार, और उसका सबसे अच्छा की जो है वो है रिवीजन। जितनी बार रिवीजन आप करोगे उतना ही ज्यादा आप क्लोज आओगे, ठीक है। बाकी किसी यूनिट को लेकर के कोई डाउट होगा, किसी यूनिट को लेकर के कोई प्रॉब्लम होगा, हम इसको जरूर डिस्कशन करेंगे अपने डिस्कशन क्लासेस में भी। जब हम हिंदी के डिस्कशन क्लासेस करते रहते हैं उसमें भी हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस मैम, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी तो कर रही हूँ, पीएमपी का मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया है, उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैम जैसे अभी मैं प्राइवेट पढ़ाना चाहूँ, मतलब एक्सपीरियंस के लिए, तो कैसा रहेगा? मतलब आप एक्सपीरियंस के लिए पढ़ाना चाहती हैं और यस। आप टाइम मैनेजमेंट कर सकती हैं उसके साथ साथ अपनी तैयारी के लिए, तो बिल्कुल पढ़ाइए। आपको और ज्यादा एक्टिव ही करेगा, आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए आपको आप और एक्सप्लोर करने का समय मिलेगा। आप लेकिन आपकी प्रायोरिटी इस समय आपकी तैयारी है। अगर अपने तैयारी में बिना किसी छेड़छाड़ के आप पढ़ा सकते हो तो आप बिल्कुल पढ़ाइए, यस मैम। ठीक है, लेकिन बिना मैम किसी डाउट। जैसे कि जो फ्रेशर रहते हैं ना, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी मैं कहीं इंटरव्यू देने जाती हूँ तो बस ये लगता है कि फ्रेशर है, मतलब ऐसा फील कराते हैं, ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल अनपढ़ ही हैं भाई। फ्रेशर को ऐसा फील क्यों कराया जाता है? नहीं, ऐसा जबकि नहीं होता है। देखिए होता उनके है पास, कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, और उनका फोकस ये रहता है कि वो आप में कमियां कहाँ खोजें, ठीक है। आप में कमियां खोजना तो उनका काम है। वो वहां बैठे क्यों हैं? आपकी तारीफ के लिए नहीं बैठे ना, आपको अप्रिशिएट करने के लिए बैठे हैं। उनका काम है कि वो आपको इंटरव्यू करे, तो इंटरव्यू करेंगे तो आपकी जहां भी उनको कमियां लगेगा वो उसको वहां पे बोलेंगे। अब आपके इंटरव्यू ही तो इंटरव्यू देने का तरीका होता है कि आप अपने उस कमी को भी काबिलियत बता करके या उसको इग्नोर करके कैसे जवाब देते हो, उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, ठीक है। तो टच वुड, अगर आपको इंटरव्यू देने का फ्यूचर में मौका मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मैं उसके लिए जरूर क्लासेस करूंगी आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए। प्रॉपर उसके लिए आपको तैयारी करेंगे, उसकी चिंता आपको अभी से बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आप अभी हम रिटेन ऐसे प्राइवेट कॉलेजों में अप्लाई किया था, तो उसका ये रहता, मतलब इंटरव्यू के बेस पे ऐसा कुछ पूछते ही नहीं है, ना डेमो क्लास लेते हैं, बस सैलरी पूछेंगे और तुम्हारा ये एक्सपीरियंस है, और कुछ नहीं पूछते हैं। यही लगता है बस सैलरी क्या चाहिए, मतलब कितनी, और मैं इतनी दे पाऊंगा, और कुछ और। तो मैं सोचती हूँ, मैं यही के लिए मतलब इंटरव्यू लें तो अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस है, कैसे पूछा। अगर डेमो लेते हैं तब भी सही लगता है। लेकिन मैंने देखा, मैं तो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के गई थी वहाँ इंटरव्यूज पर। दो। अगर एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए देना है तो यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज दीजिए आप। कहीं यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो तो आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिए, वहां से आप वहां भले आपका सिलेक्शन नहीं भी करेंगे, बट वो आपको उतने देर के लिए एंटरटेन करेंगे। एंटरटेन मीन्स मतलब आप जिस उद्देश्य के लिए गए हो उद्देश्य, वो उद्देश्य आपका पूरा होगा, ठीक है। बाकी उस पे, इस सेशन पे आपके जितने भी डाउट होगा हम उस पे प्रॉपर डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू और मैम। किसी का कोई क्वेश्चन? राजनंदिनी हाथ रेस किए हुए हैं, और एक विशाल और थे। आप हो सकते हैं राजनंदिनी। राजनंदिनी, गुड इवनिंग मैम। वीडियो ऑन कर लो अपना। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे पूछना ये था कि घर के काम वगैरह के बीच में, मतलब स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं, मैंने इसी साल मुझे फॉर्म डाला, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैम उसके लिए कुछ बताइए कि हाँ कर पाए, निकाल पाए, क्योंकि घर के काम वगैरह बहुत ज्यादा है तो उसमें टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो कैसे क्या करें? रंजना, आप नेट की तैयारी कर रहे हो? जी मैम, अभी स्टार्टिंग ठीक है, किए हैं, अभी फर्स्ट। स्टार्ट किया है। क्या आप दिन भर में 3 घंटे 4 घंटे निकाल सकती हैं? दिन भर मैम 3 दोपहर घंटे में टाइम मिलता है। हेलो। नहीं, देखो
आपको नहीं पढ़ना है कि आप 6 से 8 घंटे पढ़ो, ठीक है। यदि आपको समय नहीं मिल रहा है, ये बहुत कम समय मिल रहा है, तो आप कंटिन्यू अगर 3 से 4 भी घंटे निकाल रहे हो, मैं कह रही हूँ मिनिमम 3 घंटे ऑनेस्टी से निकाल रहे हो, ईमानदारी से रोज 3 घंटे निकाल रहे हो। आप देखो, थोड़ा स्ट्रगल तो खुद के साथ करना पड़ता है, थोड़े अपने सराउंडिंग से टाइम चुराना पड़ेगा। हो सकता है आपको 6 महीने के लिए आधे घंटे की नींद भी कम करनी पड़े, ठीक है। हम चूंकि अगर आप हो ऐसे कंडीशन में जहां आपको टाइम कम मिल रहा है, आप शुरुआत इससे करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बनना शुरू होगा। जब एक बार देखो, आधा मसला तो आपके कॉन्फिडेंस का होता है, क्योंकि हम पहले से ही अपने आप को ये मान के बैठ जाते हैं कि तैयारी कैसे कर पाएंगे, हमारे पास तो समय ही नहीं है। स्टार्ट तो करो, 2 से 3 घंटे। ठीक है मैम। विशाल, आप कुछ पूछ रहे थे? विशाल है क्या? आप हमारा यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी मैम, मेरा क्वेश्चन है अंतिमा मैम से कि जो बच्चे हाई स्कूल या 12th में या ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं ले पाते किसी भी वजह से, तो क्या हमें टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी? यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य है, ठीक है जी। यदि आपने नहीं किया है अभी तक, तो अभी भी आपके पास स्कोप है कि आप यूपीआरटीओयू संस्था से या किसी भी ऐसी संस्था से जो सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत करवाती है, आप अभी भी उसका फॉर्म भर दीजिए। यूपीआरटीयू अभी फॉर्म भर रहा होगा या शायद अगली बार फिर से भी भरेगा। अब वहां से सिंगल सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट से केवल वो 2 साल का होता है संस्कृत, उससे आप संस्कृत कर लो और उसके बाद फिर आप उतने ही एलिजिबल हो जाओगे जितने एलिजिबल बाकी सब है। लेकिन ये एक विडंबना है कि आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपका बीए में संस्कृत होना चाहिए, और ये भी एक विडंबना है, संस्कृत के टीचर बनने के लिए बीए में संस्कृत होना अनिवार्य नहीं है टीजीटी के लिए, लेकिन हिंदी का टीचर बनने के लिए बीए में आपका संस्कृत होना अनिवार्य है। तो अभी दोनों अनिवार्य है, इंटर भी होना और स्नातक भी होना, या एक कर सकते हैं? यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आप बीए में है तो दोनों नहीं है। यूपी एलटी ग्रेड के लिए, एलटी ग्रेड जो जीजीआईसी करवाती है, जो आपका ये यूपीपीएससी कॉम्पिटिशन करवाता है, एलटी ग्रेड के लिए इंटर में होना अनिवार्य है, ठीक। यूपी एलटी ग्रेड के लिए इंटर में होना अनिवार्य है, और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए यदि आपने बीए में किया है तो वो चलेगा। नहीं मैम, दोनों में नहीं है ना। मैं 12th मैंने पीसीएम से किया है और अब बीए में हिंदी, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है, तो संस्कृत नहीं है मैम। बीए में कर लीजिए, अभी कर लीजिए जी। और इंटर स्किप कर सकते हैं, इंटर में ना करके सिर्फ ग्रेजुएशन कर ले? हाँ चलेगा, कोई ऐसा उसके लिए आपको ग्रेजुअली करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप आराम से इंटर का बीए में डायरेक्ट भी कर सकते हो, बीए में डायरेक्ट कर सकते हो। और मैम एक और क्वेश्चन था कि हिंदी ग्रामर के लिए, सिर्फ व्याकरण के लिए आपका कोई विशेष बैच हो, जैसे जो लोग सिर्फ ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, या जैसे कि अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही, तो बहुत से बच्चे हिंदी को लेकर के बहुत ज्यादा हो रहता है, क्योंकि करीबन 38 क्वेश्चन का कलेक्शन होता है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी ग्रामर का, तो उसके लिए आपको कोई बैच मिल सकता है मैम? हाँ विशाल, मैं आपका प्रश्न समझ गई। अभी देखो, हम यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हमने अपना सिलेबस अभी प्लान किया है। अब क्योंकि हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हम एक ग्रामर का, सामान्य हिंदी का ग्रामर का एक बैच करें, हमको अभी कोशिश करेंगे, ऐसा मैं आपसे कोई वादा भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन निकट भविष्य में ऐसा कोशिश करेंगे एक सामान्य हिंदी का हम एक बैच लॉन्च करें, जिसमें आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो वो सबके लिए आप यूजफुल हो, ठीक है। अभी तो कोई ऐसा बैच नहीं चल रहा है। हाँ, चूंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको कोई पर्सनली ऐसा डाउट होगा, आपको कुछ पूछना होगा, तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे शुरुआती दौर में तो हम विज्ञान पढ़ते थे, क्योंकि मैंने इंटर अपना साइंस से किया है, तो जो हमने 10th तक का हिंदी पढ़ा है, जैसे वर्णमाला पढ़ा, संधि, वर्तनी, ये सब इतना खास नहीं आता, लेकिन जब इंटर में हमने महसूस किया कि नहीं, हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, मधुर भाषा है, और
हमारे साथ, खास करके मेरे साथ एक घटना ये घट गई थी कि जब कोरोना के टाइम में जब सीएम सर ने, योगी आदित्यनाथ ने जब दूरदर्शन पर कुछ ई लर्निंग क्लासेस संचालित की थी, तो उसमें हिंदी के एक बहुत ही अच्छे टीचर डॉक्टर चारुशिला सिंह से हमारी भेंट हुई थी। मतलब उनसे मैंने जब पढ़ा तो उनका काव्य पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो उनसे प्रभावित होकर के हमने अपना बीटेक छोड़कर और दोबारा से बीए करने का विचार किया कि हम भी मैम के जैसा बनेंगे, ऐसी ख्याति हम भी लेंगे। और क्योंकि मैं खुद भी एक कवित्री है, तो उसके बाद उनकी कविताओं को सुनकर उनसे प्रभावित होकर कुछ कविताएं भी लिखने लगे। हालांकि उसके बाद छंद पढ़ा, कुछ और सीखा, आपके चैनल से जुड़े और एक दो चैनल से हिंदी सीखा। लेकिन अब कभी कभी ऐसी खुद अपनी कविताओं में या किसी दूसरे की कविता पढ़कर उसमें छंद जानने की कोशिश करते हैं, तो ग्रामर की बहुत ही कमी महसूस होती है कि हिंदी आना, बोलना, पढ़ना अलग है, लेकिन व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैम, अगर आप जल्दी कोई बैच लेके आए तो वो कमी बिल्कुल पूरी हो सकती है, क्योंकि हाँ विशाल, मैंने भी कहा मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा कोई बैच जल्दी आपके सामने मिले। हो सकता है मैं उसको बैच में मिलूं या फिर कोई और भी एजुकेटर मिले। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कोई ऐसा बैच आपके सामने लाने की। अभी क्योंकि वर्तमान में हमारा एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, और मैं फिर कहूंगी चूंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपकी ऐसी कोई सीधे सीधे कोई समस्या अगर आएगी आपके लैंग्वेज से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, तो हम उसको भी डिस्कस अभी कर सकते हैं। बट हम निकट भविष्य में ऐसा आपको आश्वासन देते हैं, कह सकते हैं, या कोशिश करेंगे कि हम कोई बैच ऐसा जल्दी ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। शुभांगी, आपको कुछ पूछना है? हाँ पूछो। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। श्री कृष्ण पूछो, श्री कृष्ण क्या पूछना है? मैम जी नमस्ते। नमस्ते मैम, डेट डिक्लेयर हो गई है क्लियर, लेकिन मैम अभी से एक तो एक डर बन गया है। दूसरी बात, जैसे पहले टारगेट फोकस करके हम पढ़ाई कर रहे थे, तो जिसमें आपने कई बार बोला है तो रेगुलरिटी रखिए, साथ में ईमानदारी रखिए, लेकिन सिलेबस में अंडरस्टैंडिंग तो बन नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी के साथ ऐसा लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है और अभी डेट भी कम है। तो मतलब किस तरीके से मतलब फोकस करें उस चीज को टारगेट लेके, जिससे दिमाग में टेंशन भी ना हो और वो चीज टाइम से क्लियर हो जाए। तो मतलब एक तरीके से रहता ना कि डर हट जाता है उस चीज का डेली का। मैं मतलब रिवीजन का कैसे करें फिर मुझे है? फर्स्ट पेपर भी है, सेकंड पेपर भी है, या दोनों अभी इनकम्प्लीट है? नहीं, सेकंड पेपर कंप्लीट है, फर्स्ट पेपर मैम ये इनकम्प्लीट पेड है, क्लासेस उसमें के प्रैक्टिस है। स्टूडेंट हैं श्री कृष्ण अच्छा, तो आप जी, यूजीसी नेट पेपर 1। आप फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हो? जी, आप रीड कर सकते हैं। तो मतलब मैंने क्लासेस ओवरऑल में भी कहा है आपको, मीटिंग में भी, कि नहीं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो भी है, सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है पढ़ने के लिए। हमको कहीं पे भी फुल स्टॉप तो लगाना ही पड़ेगा कि भाई बस अब बहुत है, बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना ही होगा ना हमको। तो अब तो वैसे भी टेक्स्ट पढ़ने के लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर आपको लगता है कि सिर्फ थोड़ा सा ही सिलेबस मेरा बाकी है कवर करना, तो इस 1 महीने में आप इसको कवर कर लो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अभी तक मेरा बहुत सारा सिलेबस कम है जो मैंने नहीं कवर किया है, तो अब उसको रहने दो। जितना हो गया है उस पर फोकस करो और उसकी प्रैक्टिस करो बार बार, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही महीने बच गए हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना आ चुका है उसको परफेक्ट बनाओ, जितना नहीं आया है उसके पीछे भागोगे तो जो आया है उसकी भी प्रैक्टिस रह जाएगी, और जितना आता है वो भी नहीं कर पाओगे, तो जो भी है सब कुछ खराब हो जाएगा। फिर जितना आ गया है वो ठीक है आपको ना, तो अब सिर्फ प्रैक्टिस ही करो। ठीक है मैम, ठीक। देखो मैं समझ गई अब क्या एंजाइटी हो रही है ना कि पेपर की डेट आ गई है ना, ये चीज हो रही है। तो पहले देखो टारगेट जितना में 100 डेज मतलब 120 मतलब 105 दिन थे टारगेट में, अब 80 दिन बचे। कम हो गए कोई बात अब नहीं, धीरे धीरे लेकिन से जैसे बहुत ही आप कम हो रेगुलर जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब 10 और 20 ही दिन बचेंगे।
हाँ, वही तो प्रॉब्लम है कि रिवीजन भी करना है और देखो डीप में भी एंजाइटी पढ़ना होना है नॉर्मल है, एंजाइटी नॉर्मल है, क्योंकि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हो, ऊपर से जो रेगुलर तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे डेली आप पढ़ रहे हो, है ना, डेली कुछ ना कुछ सॉल्व कर रहे हो, तो उनको एंजाइटी होती ही है। या तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, या फिर जो मेन पढ़ रहे होते हैं उनको ही होती है। तो सबसे पहले अपना तो रिवीजन एक तो स्टार्ट, जितना आपका हो गया है ना आपका, ठीक है, वो उसका रिवीजन करते रहो। और प्रीवियस ईयर अब डेली लगा लो, अगर आप एक सेट लगाते हो तो डेली आपका 2 कर लो, है ना, पेपर 1 का, पेपर 2 का प्रीवियस ईयर डेली अब कंटिन्यू कर लो कि वो पहले करना है, उसके बाद हमें अपना जो भी रिवीजन और बाकी है वो करना है, ठीक है। और बाकी एंजाइटी का है वो थोड़ी बहुत तो होती रहती है, उस पर इतना मत ध्यान दो, बस ये सोचो हमें अपना 100% देना है, बाकी हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, शुभांगी आपको पूछना था ना कुछ? मैम मुझे ये पूछना है कि अब आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, आ आ रही रही है। है। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे कि नो डाउट की नंबर्स अच्छे आए हैं टेस्ट सीरीज में, मतलब जितना भी मेरा सिर्फ डीआई में मैम थोड़ा लो रह गया था, बट मैम जी। अदर सब्जेक्ट जितने भी टॉपिक्स थे उसमें मेरे सबसे मतलब ठीक ठाक ही नंबर ठीक थे। लेकिन अब फर्दर मैम जैसे कि डेट अनाउंस हो गई है, तो अब कैसे मतलब कि इतने कम टाइम में लाइक 80 डेज अराउंड अप्रॉक्स इतने बचे हैं, तो मैम किस तरीके की तैयारी अब करें? क्योंकि मैम सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट इन द सेंस कि मतलब 3-4 मेरे टॉपिक्स और बचे होंगे, टॉपिक्स का एक यूनिट बची होगी जहां तक मेरी कंप्लीट करने को। तो मैम अब फर्दर मैम कैसे उसको करें, किस तरीके से कवर करें, या फिर उसको छोड़ दें, या फिर फर्दर की क्या हम स्ट्रेटजी बनाएं, ये बता दीजिए प्लीज। छोड़ना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो वही मैंने उसको अभी श्री कृष्ण को भी यही बोला है, प्रीवियस ईयर आप करते रहो, जैसे डेली का 1 सेट या 2 सेट जो भी फिक्स है, अभी तक जितने कर रहे थे ना डबल कर लो उसका, क्योंकि प्रीवियस ईयर सच में बहुत हेल्प करते हैं। प्लस जैसे आपने बोला कि आपका सारा सिलेबस हो गया है, तो वो आपने नोट्स बनाए होंगे, उनको अब रिवाइज करो, मतलब जो हो गया है उसको दोबारा से अब मत पढ़ो, तो उनको रिवाइज करो, जो टॉपिक बच रहे हैं उनके हाँ नोट्स आप बना सकते हो, जिससे कि उसको भी आगे चल के रिवीजन कर सकें। और टेंशन इतना ज्यादा मत लो कि जितना पढ़ा हुआ है वो भी सारा स्किप हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, एकदम से सारी चीजें अब गड़बड़ करने की नहीं है, और ज्यादा डबल करने की, डबल मेहनत कर सकते हो। अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो 2 लगाओ, है ना, और दोनों पेपर पे ध्यान देना है, पेपर 1 और 2 दोनों पे इक्वल ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं देना है वो नहीं देना है। और मेन चीज ये कि जो चीज लगती है कि हाँ ये यहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लो, है ना, उसका कुछ अगर कहीं से कुछ कंटेंट आपको लग रहा है कि देखना है उसको देख लो। और फिर उस प्रीवियस ईयर जब करो तो वो दिमाग में तो रहता है क्या चीज हमारी थोड़ी सी वीक है, तो वहां पे देखो प्रीवियस ईयर कैसे पूछा गया है, उस टॉपिक को उस हिसाब से और अच्छे से तैयार कर लो। बस यही है, रिवीजन वाला पोर्शन अपना आप ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है, ये कर लो, ऐसे हो जितने भी जाएगा आपका प्रीवियस कम। ईयर के क्वेश्चन लगाओगे या फिर जो भी पेपर लगाओगे ना, तो एक काम करना, एक साइड में पेपर या फिर एक कॉपी बना लेना, उसमें जितने भी टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं ना, वहां पे लिख लेना 2019 में ये टॉपिक पूछे गए हैं, 2020 के अंदर ये टॉपिक पूछे गए हैं, अब उन टॉपिक को रिवाइज करो। अब आपने बोला सिलेबस तो कवर हो चुका है, तो अब एक कॉपी के अंदर उन सभी टॉपिक्स के नाम लिख लेना जो जो आपके आ चुके हैं, है ना, और अब उन टॉपिक्स को रिवाइज करो, उनकी प्रैक्टिस करो, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे अब तो 4 ऑप्शन है, अब उन चारों ऑप्शन की तरफ ध्यान दो। हम कहीं लिटरली कहीं नहीं मिल रहा है वो सोशियोलॉजी का, कि मतलब मैं क्या पढ़ूं। लास्ट ईयर जैसे मैंने एक अरिहंत की बुक ली थी सोशियोलॉजी के लिए, मैं तो उसी से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि वो पूरा मेरा प्रीवियस ईयर्स ही बेस्ड था पूरा। देखो तो आपका मैम जो पेपर 2 है उसमें सिलेबस तो होगा आपके पास, है ना, यस मैम। उसमें जो भी टॉपिक है वो आप पेपर 2 तैयार नहीं है अभी क्या? नहीं मैम, पेपर 2 में मेरा बेस बहुत अच्छा है मैम, उसके लिए मुझे कोई डाउट नहीं है, बट मैम पेपर 1 जो मेरा है मैम, बस हम्म। इतना पूछ रही हूँ कि जो जैसे मैं केवीएस मैदान पढ़ रही थी, तो फिर मैं उसको साइड कर दूं ना अभी के लिए, अभी जितने 3 मंथ्स बचे हैं उसमें मैं हाँ, कवर तो कर अब लूँ। मत पढ़ो, अब मत पढ़ो, अब बुक को मत अब पढ़ो, डिटेल आपने में, कहा है कि हाँ, सिलेबस अब हो चुका है तो अब बुक को रहने दो, अब बुक पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ 4-5 नई चीजें आएंगी तो लगे करो। एंड मैम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मतलब मैं जितनी भी वीडियोस हैं फिर से मैं उसको रिकवर वो मतलब कि फिर से उसको पढ़ लूं, तो कर सकती हूँ मैं वैसे। हाँ अगर कर सकती है, तुम्हें लगता है हाँ कर पाओगी तो आराम से कर सकती हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है मैम। एंड मैम प्रीवियस ईयर के लिए मैम कोई हार्ड कॉपी बता सकते हो आपकी, मतलब जिस तरीके से मैं मार्केट से ले लूं तो उससे पढ़ लूं? मेरे हिसाब से देखो, यूथ कंपटीशन सही रहती है। अगर उसमें जैसे अभी जो मार्च में पेपर हुए थे उसका अलग से एक सेट आया है यूथ कंपटीशन का, है ना, और जून का भी हो सकता है आ गया हो मार्केट में, एक बार आप देख सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाता है। उसके बाद आर गुप्ता की बुक है, उसमें भी काफी एक्सप्लेन करके पीछे देते हैं, मतलब जितने क्वेश्चन हैं आपके आंसर वो पूरा उसका एक्सप्लेन करके पीछे देते हैं कि बच्चे को अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो यहाँ से पढ़ के समझ सके, तो वो भी आप लिख सकते हो। मुझे मतलब 2 ही बुक का ज्यादा पता है, क्योंकि ज्यादा बुक पढ़ने का कोई इतना वो भी नहीं है कि 4 पढ़ लो, मतलब एक पढ़ो लेकिन उसको बार बार अपना रिपीट। यूथ की तो अच्छी रहती है, घटना चक्र की भी आती है। और मैम जैसे कि मैम मैं करंट अफेयर्स कंटिन्यू कर रही थी अभी, तो मैम मैंने यूपीएससी चैनल एक है मेरा जिससे मैं 3-4 सालों से उसी से ही कंटिन्यू कर रही हूँ करंट अफेयर्स। तो मैम पास्ट जून से मैं कंटिन्यू कर लूँ मैम जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं? हाँ वो हाँ, मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे, जैसे मैं जितनी का यूपीएससी जैसे बेस्ड आपके ईवीएस में सबसे ज्यादा करेंट अफेयर पूछा जाता है, इसके बाद हायर एजुकेशन में भी जैसे अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह फिर से अपडेट हुई है यस ना, मैम। ये सब चीजें तो करेंट